सीयुन के दिमाग में बस वही बात घूम रही है कि जोंगवुक उसे बचपन से पसंद करता है, पर फिर वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या वो कोई क्रीप है। उसने पिछले इंटेंस मोमेंट के बाद से जोंगवुक की शक्ल तक नहीं देखी थी, पर वो पुरानी यादें उसे शर्म से लाल कर रही हैं। उसकी इमेजिनेशन अब उसके बस में नहीं रही। जोंगवुक की बोल्डनेस अब सीयुन पर भी ऐसे असर कर रही है जैसा उसने सोचा भी नहीं था। अंधेरी गली में खड़ी वो एकदम फ्लस्टर्ड है। तभी उसे कमरे के अंदर से कुछ दबी हुई आवाजें आती हैं। सीयून दरवाजे की दरार से जोंगवुक के कमरे में झांकती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जोंगवुक वहां एक बहुत ही प्राइवेट मोमेंट में बिजी था। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है। सीयून शर्म के मारे पागल हो रही थी, पर वो अपनी नजर वहां से हटा नहीं पा रही थी। तभी दरवाजा थोड़ा और खुल जाता है। सीयून धीरे से उसका नाम लेती है और जोंगवुक झटके से ऊपर देखता है। दोनों एक दूसरे को ऐसी हालत में देखकर एकदम फ्रीज हो जाते हैं। शर्म का कोई ठिकाना नहीं रहता। सीयून हकबकाते हुए पूछती है कि तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो। वो कोई बहाना बनाने की कोशिश करती है कि वो अपना कुछ सामान भूल गई थी, पर जोंगवुक को यकीन नहीं होता। वो तेजी से आगे बढ़ता है और सीयून को दीवार से चिपकाकर पूरी तरह ट्रैप कर लेता है। वो उसके कान के पास धीरे से उसका पूरा नाम लेता है और बाजी पलट देते हुए पूछता है कि तुम वहां ऑर्चर्ड में मुझे किस करने वाली थी ना। ये सुनते ही सीयून के होश उड़ जाते हैं। दीवार से चिपकी सीयून धीरे से सच्चाई मान लेती है। तब जोंगवुक बताता है कि वो भी उसे किस करने ही वाला था। इससे पहले कि सीयून कुछ समझ पाती, जोंगवुक एकदम से तेजी से आगे बढ़ता है और उसे एक बहुत ही गहरा और सरप्राइजिंग किस करने लगता है। सीयून के दिमाग से सारे ख्याल गायब हो जाते हैं, क्योंकि जोंगवुक ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। उसके दिमाग में अब कोई डाउट नहीं बचा था कि जोंगवुक आखिर चाहता क्या है। सीयून की पूरी बॉडी गर्मी से जल रही है। वो उसे कसकर अपनी तरफ खींच लेता है और सीयून पूरी तरह उसके हवाले हो जाती है। किस और गहरी होती जाती है और सीयून को सब कुछ एक धुंध जैसा लगने लगता है। ये फीलिंग उसके लिए एकदम नई और झटका देने वाली थी। जोंगवुक ने पूरी तरह से माहौन पर कब्जा कर लिया था, पर तभी अचानक उसका हाथ नीचे जाता है और वो रुक जाता है। वो हैरान था कि सीयून की बॉडी इतनी जल्दी और इतनी ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड कर रही है। सीयून को जैसे ही होश आता है, वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जोंगवुक ने क्या नोटिस कर लिया है। दोनों की सांसें फूल रही हैं और माहौल एकदम गर्म है। जोंगवुक खुद भी काफी नर्वस दिख रहा है। वो एडमिट करता है कि अभी थोड़ी देर पहले तक वो अकेले में उसके बारे में ही सोच रहा था। सीयून कुछ पूछने की कोशिश करती है, पर जोंगवुक ऑकवर्ड होकर खुद को सही करने लगता है ताकि वो अपनी बॉडी का रिएक्शन छुपा सके। दोनों एक दूसरे के सामने एकदम शर्मिंदा खड़े हैं, पर अब उनका एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन साफ दिख रहा था। जैसे ही सीयून कुछ बोलने की कोशिश करती है, जोंगवुक धीरे से उसके मुंह पर हाथ रख देता है। उसका अपना चेहरा शर्म से लाल है और वो धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है कि जोंगवुक धीरे से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसके पेरेंट्स बस कुछ ही दूरी पर सो रहे हैं। इससे पहले कि सीयून कुछ समझ पाती, वो अचानक उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो बड़ी खामोशी और तेजी से उसे सीढ़ियों से ऊपर उसके कमरे में ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वो उसे बड़े प्यार से बेड पर बिठा देता है। सीयून इतनी हैरान है कि उसके मुंह से बस एक दबे हुए थैंक यू के अलावा कुछ नहीं निकलता। बेड पर बैठी सीयून नोटिस करती है कि उनके पिछले एनकाउंटर की वजह से उसकी शर्ट पर एक निशान पड़ गया है। जोंगवुक उसे कहता है कि वो ये शर्ट निकाल दे ताकि वो उसे धो सके। सीयून शर्म के मारे मान तो जाती है, पर उसे पहले पीछे मुड़ने को कहती है। जैसे ही वो अपनी शर्ट निकालने लगती है, जोंगवुक अचानक उसका नाम लेकर उसे रोक देता है। वो धीरे से घूमता है और शर्म से लाल होकर वो असली सवाल पूछता है जो उसके दिमाग में था। वो पूछता है कि अगर तुम मुझे किस करना चाहती थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो? ये सवाल सीयून को किसी तूफान की तरह लगता है। वो एकदम खामोश हो जाती है। उसके दिमाग में सवालों का चक्कर चलने लगता है कि क्या ये सच है? क्या उसे सच में जोंगवुक पसंद है? उसे यहां आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और इतनी जल्दी सब कुछ बदल गया। सीयून को एहसास होता है कि उनके बीच इतना सब कुछ हो गया है, यहां तक कि उसका पहला किस भी जोंगवुक के साथ ही हुआ। जब जोंगवुक पीछे मुड़ा हुआ था, तब वो खुद से एडमिट करती है कि वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। भले ही उसे डेटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। लेकिन मामला जितना वो सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जब उसे पता चला कि जोंगवुक उसे 10 साल से पसंद करता है, तो उस पर एक अजीब सा प्रेशर आ जाता है। उसे लगता है कि 10 साल की एक तरफा मोहब्बत के बदले सिर्फ 2 दिन का अट्रैक्शन बोलना सही नहीं होगा। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहती है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, कम से कम छुट्टियां खत्म होने तक। जोंगवुक थोड़ी देर खामोश खड़ा रहता है और फिर उसे बदलने के लिए सूखे कपड़े देता है। वो बिना कोई सवाल किए उसे वो स्पेस दे देता है जो सीयून ने मांगी थी।
वो उसे गुड नाइट बोलकर कमरे से बाहर निकल जाता है। अकेले होते ही सियून अपने ही सवालों में उलझ जाती है। वो सोचती है कि उसके कन्फेशन के बाद वो उसके कमरे में गई ही क्यों? क्या वो ड्रिंक का असर था या वो इस ड्रामा का हिस्सा बनना चाहती थी? पर जब वो उसका चेहरा याद करती है तो एक साफ सच्चाई सामने आती है कि वो वहां सिर्फ उसे देखने गई थी। सियून बेड पर गिर जाती है। उसका दिमाग एकदम उलझा हुआ है। उसने हमेशा लड़कों को अपने से दूर रखा है, इसलिए ये फीलिंग उसके लिए एकदम नहीं है। वो सोचने लगती है कि अगर वो डेट करते हैं और बाद में ब्रेकअप हो गया तो उनकी फैमिलीज की दोस्ती बर्बाद हो जाएगी। वो जोंगवुक की डिसअपॉइंटमेंट के बारे में सोचकर परेशान हो जाती है। वो अपने पुराने दिनों को याद करती है कि क्या जोंगवुक उसे तब से पसंद करता था। ये कहना झूठ होगा कि उसने कभी जोंगवुक को दोस्त से बढ़कर नहीं देखा। उसने बस हमेशा अपने जज्बातों को दबाने की कोशिश की थी। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक उसने हमेशा खुद को रोका था। हाई स्कूल में वो लड़का पूरे स्कूल की जान बन चुका था। लड़कियां बस उसे एक नज़र देखने के लिए रुक जाती थीं। जैसे जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, सियून और वो एक दूसरे से दूर होते गए। हालत ये थी कि जब कोई उससे जोंगवुक के बारे में पूछता तो सियून अनजान बन जाती थी। वो सबसे यही कहती कि वो तो बस एक पड़ोसी है। सियून को हमेशा लगा कि जोंगवुक के लिए वो कभी स्पेशल थी ही नहीं, पर अब उसे एहसास हो रहा है कि शायद वो खुद ही उसे अवॉइड कर रही थी, क्योंकि उसे अपने जज्बात एक बोझ लगने लगे थे। ये सिलसिला सालों तक चला। वो उसके बारे में बात करना बंद कर देती और जब भी फोन पर उसका नाम आता तो तुरंत स्क्रीन बंद कर देती। अंधेरी स्क्रीन में अपनी परछाई को देखते हुए सियून खुद से सवाल करती है कि आखिर जोंगवुक उसके लिए है क्या। उसे डर है कि कहीं वो दोनों इस रिश्ते में पूरी तरह उलझ ना जाएं। वो खुद से पूछती है कि उसने इतने साल उसे अपने से दूर क्यों रखा। जब सियून अपने दिल से लड़ रही थी तब जोंगवुक भी अपने कमरे में एकदम बेचैन था। वो नंगे पैर कमरे में खड़ा सियून के उन कपड़ों को पकड़े हुए था जो गलती से उसके पास रह गए थे। वो एक गहरी सांस लेता है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो अपने ही बोल्ड कन्फेशन के बारे में सोचकर हैरान है। लगता है कि ये रात दोनों में से किसी के लिए भी सुकून वाली नहीं है। तभी जोंगवुक को सालों पहले का वो दिन याद आता है जब सब कुछ बदल गया था। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म हुए ही थे कि उसके पेरेंट्स ने शहर छोड़ने का फैसला सुनाया। परेशान होकर वो बर्फ में अपने घर के बाहर खड़ा सीईयून का इंतजार कर रहा था, पर उसका इंतजार एक दुख में बदल गया जब उसने देखा कि सीईयून किसी और लड़के के साथ हंसती हुई आ रही है। उस लड़के ने बड़े प्यार से उसे घर छोड़ा, जिसे देखकर जोंगवुक का दिल टूट गया। उस दिन की याद आज भी उसे दर्द देती है, पर अब जोंगवुक बेड पर बैठकर अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसका इरादा अब एकदम पक्का है। वो खुद से वादा करता है कि वो अब सीईयून को दोबारा नहीं खोएगा और पुरानी गलती नहीं दोहराएगा। उसकी आंखों में एक अलग ही जिद दिख रही है। अगली सुबह पूरी फैमिली धूप में बगीचे में काम करने के लिए मिलती है। जोंगवुक सबको एप्पल तोड़ने का सही तरीका सिखाता है। सियून फ्रेश फील कर रही है और सोचती है कि वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करेगी और जोंगवुक के बारे में नहीं सोचेगी। भले ही जोंगवुक उसे दूर से देख रहा हो, पर सियून ने अपना मन बना लिया है कि वो बस काम पर फोकस करेगी। जोंगवुक सियून को एक लैडर यानी सीढ़ी के पास ले जाता है और कहता है कि तुम्हें कम से कम एक एप्पल तो तोड़ना ही होगा। तभी अचानक वो और मीजा आंटी निकलने का बहाना बनाते हैं और जोंगवुक को सियून का ध्यान रखने को कहते हैं, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। दोनों ट्रक लेकर निकल जाते हैं और अब सियून सीढ़ी पर खड़ी फिर से उसके साथ अकेली फंसी हुई है। सियून घबराकर कहती है कि वो बहुत सारे एप्पल तोड़ेगी, पर अब देर हो चुकी थी, ट्रक जा चुका था। सियून खुद को समझाती है कि वो बोझ नहीं बनेगी। वो जोंगवुक की तरफ देखती है जो एकदम काम दिख रहा है। जोंगवुक अपनी गर्दन से पसीना पहुंचता है, पर सियून ध्यान से देखती है तो उसे दिखता है कि उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका है। उसकी गहरी नजरें इतनी इंटेंस हैं कि सियून को कल वाला हादसा याद आ जाता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सियून का चेहरा भी लाल हो जाता है और वो मन ही मन मानती है कि अच्छा हुआ वो दोनों यहाँ अकेले हैं। ऑकवर्डनेस खत्म करने के लिए वो कहती है कि वो सीढ़ी पर ऊपर जा रही है, पर जोंगवुक तुरंत उसे रोक देता है। वो एकदम पास आकर उसके हाथ से सीढ़ी पकड़ लेता है। इतने करीब होने की वजह से सियून की एक धड़कन मिस हो जाती है। वो घबराकर पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जोंगवुक नजरें चुराकर कूल बनने की कोशिश करता है और मजाक में पूछता है कि क्या तुम्हें लग रहा है मैं अपने फोरआर्म दिखाकर शो ऑफ कर रहा हूं। ये अजीब सवाल सियून को और कंफ्यूज कर देता है। जोंगवुक एक स्माइल के साथ कहता है कि सियून, तुम्हें मेरी बॉडी पसंद है तो मुझे इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तब सियून को समझ आता है कि वो पूरे वक्त उसे अकेले पाने का प्लान ही बना रहा था। वो चिल्लाते हुए कहती है कि सीढ़ी ढंग से पकड़ो, पर जोंगवुक सीढ़ी पर ठीक उसके पीछे चढ़ जाता है। वो उसके कान में कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसलिए मुझे अपनी पसंद की लड़की को इम्प्रेस तो करना ही पड़ेगा।
सियून वहां फंसी बस उसे देखती रह जाती है। जोंगवुक धीरे से फुसफुसाता है कि मैं यहाँ तुम्हें काम सिखाने आया हूँ। वो एक शातिर स्माइल के साथ कहता है कि चलो अब एप्पल तोड़ते हैं, जिसके लिए तुम इतनी उतावली हो रही थी। सियून शर्म से पानी पानी हो जाती है और चुपचाप काम करने लगती है। पूरी दोपहर वो दोनों एक अजीब सी खामोशी में काम करते हैं, जहां सिर्फ पत्तों और एप्पल की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर में सियून की हालत खराब हो जाती है। वो थककर एक जगह गिर जाती है और कहती है कि अब मुझसे नहीं होगा। जोंगवुक मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे कंधे तो अभी से जवाब दे गए, जबकि सारा बारी काम मैंने किया है। सियून गुस्से में शिकायत करती है कि ये काम मेरी जान ले रहा है। उसे इतना थका हुआ देखकर जोंगवुक थोड़ा नरम पड़ जाता है। वो कहता है कि तुम घर जाओ और रेस्ट करो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। वो उसे याद दिलाता है कि तुम छुट्टियां बिताने आई हो और किसी ने नहीं कहा कि इतनी मेहनत करो। सियून को लगता है कि वो सही कह रहा है। वो इतनी थक गई है कि उसके पैर कांप रहे हैं। जैसे ही वो जाने का सोचती है, जोंगवुक उसके बगल में बैठ जाता है। वो पानी की बोतल खोलता है और पानी पीने लगता है। पानी की एक बूंद सियून के गाल पर गिरती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो और पास आ जाता है। उसकी ये बोल्डनेस सियून को एकदम फ्रीज कर देती है। सियून पैनिक हो रही है क्योंकि 2 दिन में उसे अपने जज्बात क्लियर करने हैं। पर जब दिमाग में सिर्फ जोंगवुक चल रहा हो तो कोई कैसे सोचेगा। वो माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए पानी मांगती है। वो खामोशी से बोतल उसकी तरफ बढ़ा देता है। सियून पानी तो पीती है, पर उसकी अंदर की गर्मी कम नहीं होती। उसे जोंगवुक की नजरें खुद पर महसूस हो रही हैं। सियून हिम्मत जुटाकर खामोशी तोड़ती है और पूछती है कि हाई स्कूल के बाद से तुमने क्या क्या किया। पर यह उसका असली सवाल नहीं था। वो सीधा मुद्दे पर आती है और पूछती है कि तुमने अपने दिल की बात कल ही क्यों बताई। ये सुनते ही जोंगवुक धीरे से अपना हाथ सियून के हाथ पर रख देता है और ये टच महसूस करते ही सियून बुरी तरह चौंक जाती है। सियोन अपनी हिम्मत जुटाकर जोंगवुक से सब कुछ सच सच बताने को कहती है। वो कहती है कि वो बस क्यूरियस है और जानना चाहती है। ये सुनकर जोंगवुक शर्म से मुंह फेर लेता है, पर उसकी गर्दन लाल हो चुकी थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। जोंगवुक को हाई स्कूल के वो दिन याद आते हैं जब सब बदल गया था। उसे याद है कैसे उसने एक दिन सियोन को आवाज़ दी थी, पर वो डर कर पीछे हट गई और रास्ता बदल लिया। तब उसे एहसास हुआ कि जब से उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनना शुरू किया है, सियोन उसे जानबूझकर अवॉइड कर रही है। स्कूल में जब वो अपने दोस्तों के साथ होता तो सियोन खामोशी से उसके पास से निकल जाती। उसे लगा कि शायद सियोन उसके साथ ऑकवर्ड फील करती है, इसलिए उसने भी उसे बुलाना बंद कर दिया और उनका रिश्ता हमेशा के लिए दूर होता गया, जिसका दुख उसे आज भी है। वो दोनों हाई स्कूल में एक अजनबी बन गए थे, जो एक दूसरे को देखकर भी अनजान बने रहते। ये खामोशी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक चली। घर पहुंचते ही उसके पेरेंट्स ने एक बहुत बड़ी खबर सुनाई। उसके पिता ने बताया कि उन्होंने रिटायर होने का फैसला किया है और अब वो गांव जाकर खेती करेंगे। जोंगवुक एकदम सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदलने वाली है। उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो पड़ोस वाले बगीचे को संभालेंगे और जोंगवुक के लिए सोल में कॉलेज के पास एक जगह ढूंढ देंगे। पर जोंगवुक की परेशानी कुछ और ही थी। वो गुस्से में वहां से उठा और बैग लेकर घर से बाहर निकल गया। बर्फ से भरी सड़कों पर दौड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। वो हमेशा से यही सोचता रहा कि सियोन हमेशा उसके पास रहेगी, पर आज उसे समझ आया कि वो कितना गलत था। उस नोई रात में उसकी बेवकूफ़ी उसे चुभ रही थी। उसने सियून को हमेशा हल्के में लिया, बस इसलिए क्योंकि वो पड़ोस में रहती थी। उसने सारी जिंदगी उसे पसंद तो किया, पर कभी कुछ बोला नहीं। यह एहसास उसे किसी घूंसे की तरह लगा। वो सीढ़ियों पर बैठ गया और बस एक ही बात उसके दिमाग में थी कि उसे अभी के अभी सियून से मिलना है। उसने अपना फ़ोन निकाला और सियून का फेसबुक पेज चेक किया, जहां से पता चला कि उसके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और वो बाहर है। वो ठंड में सीढ़ियों पर उसका इंतजार करने लगा। उसे लगा कि उसने 10 साल इंतजार किया है, पर यह थोड़ी देर का इंतजार उन 10 सालों से भी भारी था। वो सोच रहा था कि 6 साल की खामोशी के बाद वो बोलेगा क्या। एक हाय बोलना भी अजीब लग रहा था। वो गुस्से में अपना सर पीटने लगा। तभी एक आवाज़ आई और उसने ऊपर देखा। सामने सियून थी, पर वो अकेली नहीं थी। वो एक दूसरे लड़के जोंगवुक के साथ हंसकर बात कर रही थी। ये नज़ारा जोंगवुक के दिल में किसी खंजर की तरह लगा। जोंगवुक के जाने के बाद सियून की नज़र जोंगवुक पर पड़ी और उसकी हंसी गायब हो गई। उसने बस इतना पूछा कि क्या तुम आज यहाँ हो। सियून तुरंत उस दिन की गलतफहमी दूर करती है और मानती है कि उसे लगा था जोंगवुक उसका बॉयफ्रेंड है, पर वो साफ करती है कि वो तो बस उसका ट्यूटर था और उसने आज तक कभी। सियून कन्फेस करती है कि आज तक वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रही। ये सुनते ही जोंगवुक के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वो मौका देखकर एकदम पास आता है और बेशर्मी से पूछता है कि अगर मैं तुम्हें मना लूं तो क्या मैं तुम्हारा पहला प्यार बन सकता हूं। सियून एकदम घबरा जाती है और उसे पीछे ढकेलती है,
जंगवुक को अब समझ आता है कि शायद सियून को लगा था कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। सियून बात को घुमाने की कोशिश करती है, पर जंगवुक उसे बीच में ही रोक देता है। वो शर्माते हुए मानता है कि वो नर्वस होकर थोड़ा ज्यादा ही बोल गया। वो धीरे से कहता है कि उसे तो ये भी नहीं पता था कि सियून कॉलेज गई है। सियून उदास होकर अपनी साइड की कहानी बताती है। वो बताती है कि स्कूल के बाद उसने जानबूझकर उसकी कोई खबर नहीं ली, क्योंकि जंगबुक की पॉपुलैरिटी उसके लिए एक मुसीबत बन गई थी। लोग उनकी दोस्ती का गलत मतलब निकालते थे, और यहाँ तक कि सियून की अपनी सहेलियां भी उससे जलने लगी थी। ये सब उसके बस से बाहर था, इसलिए उसने दूरी बना ली। जंगबुक ये सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो साफ कहता है कि ये सब बहाने मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा किसी और में इंटरेस्ट था ही नहीं। वो मुट्ठी कसकर मानता है कि उसने सिर्फ अनजान बनने का नाटक किया था, क्योंकि सियोन उसके साथ ऑकवर्ड फील करती थी। वो बताता है कि उसने बहुत इंतजार किया है और वो यहाँ इस बगीचे में सिर्फ सियोन के लिए आया है। वो उसके कान में फुसफुसाता है कि उसने उसे कितना मिस किया, और फिर दोनों के बीच की दूरी खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद जंगवुक खामोशी तोड़ते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारी सांस अब ठीक है। वो बताता है कि उसे थोड़ा काम खत्म करना है, इसलिए वो सियून को अंदर जाकर शावर लेने को कहता है। सियून मान जाती है और जाते वक्त उसका हाथ जंगवुक के बाजू पर टिक जाता है। उसे महसूस होता है कि इतने सालों की दूरी के बाद अब जंगवुक फिर से उसके करीब आ गया है। शावर लेने के बाद सियून एकदम फ्रेश फील कर रही है। वो लिविंग रूम में आती है, जहां उसके आंटी और अंकल उसके काम की तारीफ करते हैं। अंकल को लगता है कि उसने कम से कम 3 बॉक्स भरे होंगे, पर सी उन शर्म के मारे बताती है कि उसने सिर्फ एक ही बॉक्स भरा, और सारा क्रेडिट जंगवुक को दे देती है। आंटी मीजे बताती हैं कि उन्होंने जंगवुक को मार्केट भेजा है, क्योंकि उनका बड़ा बेटा डोंगवू डिनर पर आ रहा है। सियुन हैरान है, क्योंकि उसने उसे 15 सालों से नहीं देखा है। वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और अपने पजामाज को देखकर सोचती है कि वो इस हालत में उससे नहीं मिल सकती। वो तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक अनजान मर्द की आवाज पूछती है कि क्या जंगवुक यहाँ है। सियुन को लगता है कि शायद ये उसका भाई है। तभी उसके पेट से जोर की आवाज आती है और उसे एहसास होता है कि उसे भूख लगी है। वो किचन में आंटी की हेल्प करने जाती है। आंटी उसे तैयार देखकर थोड़ा छेड़ती हैं, पर सी उन मजाक में टाल देती है। तभी जंगवुक मार्केट से वापस आता है। उसे देखकर सी उन बस देखती रह जाती है, क्योंकि जंगवुक ने भी अपने आप को काफी टिप टॉप बनाया हुआ था। वो कूल बनकर कहता है कि काफी वक्त बाद मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखूं। किचन में आंटी काम बता रही हैं। वो सी उनसे टेबल पर किमची रखने को कहती हैं और बताती हैं कि डोंगवू बस आता ही होगा। तभी बाहर का गेट खुलने की आवाज आती है और सियून अपने गेस्ट का स्वागत करने जाती है। सामने चश्मा पहने एक खुशमिजाज मर्द खड़ा है। ये डोंगवू है। वो सियून को देखकर हैरान रह जाता है कि वो कितनी बड़ी हो गई है। दोनों मजाक करते हैं कि वो कितने बूढ़े हो गए हैं। डोंगवू दोस्ती में उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वो इतनी बदल गई है कि वो उसे पहचान ही नहीं पाता। तभी अचानक जंगवुक वहां पहुंच जाता है। वो झटके से सियून को अपने भाई से दूर खींच लेता है और बड़े पॉजेसिव तरीके से उसके गले में हाथ डाल देता है। डोंगवू बस हंस देता है और कपड़े बदलने चला जाता है। उसके जाते ही सियून जंगवुक को फटकार लगाती है कि घर वालों के सामने ये सब क्या कर रहे हो। जंगवुक शर्म से मुंह फेर लेता है और एकदम फ्रैंक होकर मानता है कि वो जेलस फील कर रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। ये सुनकर सियून के होश उड़ जाते हैं। अभी वो शर्म से लाल हो ही रही थी कि आंटी मीजा सबको डिनर के लिए बुला लेती हैं। रात को सब बाहर गार्डन में बारबेक्यू एंजॉय कर रहे हैं। सब हंसी मजाक कर रहे हैं और डोंगवू की इंजीनियरिंग जॉब और सियून के डिजाइन वर्क के बारे में बातें हो रही हैं। सियून थोड़ा नर्वस होकर जवाब देती है, जबकि जंगवुक उसे चुपचाप टेबल के उस पार से देख रहा है। तभी आंटी मीजा पूछती हैं कि सियून कब वापस जा रही है। डोंगू बताता है कि वो संडे को जाएगी, यानी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ये सुनते ही जंगवुक के हाथ से चॉपस्टिक्स टूट जाती हैं। आंटी कहती हैं कि जंगवुक ही उसे सियोल तक छोड़कर आएगा। ये सुनकर सियून घबरा जाती है और किचन की तरफ भागती है। जब वो पलटती है तो देखती है कि जंगवुक खामोशी से उसके पीछे खड़ा है। वो बहाना बनाता है कि वो वॉशरूम ढूंढ रहा है, पर सियून को पता है कि ये झूठ है। जंगवुक गुस्से में पूछता है कि तुमने मुझे इग्नोर किया, पर मेरे भाई से मिलकर इतनी खुश क्यों थी। सियून मजाक में कहती है कि डोंगवू तो उसके छोटे भाई जैसा था, और फिर छेड़ते हुए उसे अपना पहला प्यार बोल देती है। ये सुनकर जंगवुक सन्न रह जाता है। वो उसे अपना कन्फेशन याद दिलाता है, पर सियून मजाक में कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। जंगवुक अब गुस्से में आ जाता है और उसे एक गहरा किस करके चुप करा देता है। उसका चेहरा लाल हो चुका है, जो सियून को बहुत क्यूट लगता है। फिर वो अपनी जेब से एक छोटा सा गोल्ड पैकेट निकालता है। वो कहता है कि अभी ये तय नहीं हुआ कि असली पहला प्यार कौन है,
वो साफ कर देता है कि वो जगह वो खुद लेगा। सीयून उस गोल्ड पैकेट को देखकर हैरान है और पूछती है कि ये कहाँ से आया। जोंगवुक बताता है कि उसने बाजार से लिया था। सीयून समझ जाती है कि वो क्या है और शर्म से लाल हो जाती है। जोंगवुक धीरे से उसके कान में पूछता है कि क्या होगा अगर तुमने मुझे इसे यूज करने के लिए कह दिया। उसके चेहरे पर एक शातिर स्माइल है। जंगवुक वो गोल्ड पैकेट सीयून की हथेली पर रख देता है और कहता है कि फैसला अब तुम्हें करना है। उसका इरादा अब एकदम साफ था। वो खुलेआम ऐलान करता है कि वो आज रात उसके कमरे में आएंगे। वो बड़े आराम से उसे पहले जाने को कहता है और बताता है कि उसे रास्ते में एक छोटा सा काम है। वो सीयून को वहाँ किचन में हैरान और परेशान छोड़कर निकल जाता है। सीयून का चेहरा शर्म से तमतमा रहा है। वो अपने हाथ में पकड़ी उस चीज को देख रही है और उसके दिमाग में जंगवुक का वो एक शब्द टुनाइट बार बार गूंज रहा है। अब सब कुछ उसके हाथ में था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और वो गोल्ड पैकेट उसे बहुत भारी लग रहा था। वो सोच रही है कि क्या जंगवुक के साथ सच में ये सब होने वाला है। जैसे ही सूरज ढलता है और गांव के उस घर में खामोशी छा जाती है, सीयून अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, पर नींद उससे बहुत दूर है। घड़ी की हर टिक टिक उसकी बेचैनी बढ़ा रही है। वो अंधेरे में घूरती हुई बस यही सोच रही है कि जंगवुक के इस बोल्ड फैसले ने इस गर्मी की छुट्टियों को हमेशा के लिए बदल दिया है। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक होती है और सीयून झटके से उठ जाती है। वो हैरान है कि उसे नींद कैसे आ गई थी। दरवाजे के बाहर से जंगवुक उसका नाम लेकर पुकारता है। उसे याद आता है कि घबराहट में उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिस वजह से डोंगवुक तो रास्ते से हट गया, पर अब वो खुद इस मुलाकात के लिए तैयार नहीं थी। उसे बस इस बात का सुकून था कि उसने ब्रश कर लिया है। सीयून तुरंत अपनी पिछली पॉकेट में हाथ डालती है और कंफर्म करती है कि वो पैकेट अभी भी वहां है। वो एक गहरी सांस लेती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजा खोलते ही सामने जंगवुक खड़ा था। शर्म से लाल होकर वो उसे अंदर बुलाती है। जैसे ही वो अंदर आता है, दरवाजा बंद हो जाता है। जंगवुक उसके एकदम पास आकर धीरे से फुसफुसाता है कि क्या तुम्हें लगता है कि बाकी सब सो गए हैं। और इसी के साथ उनकी ये रात